आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब नई व्यवस्था के लिए बातचीत कोशिशें शुरू हो गई हैं। नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर अहम बातचीत, मध्यस्थता में राष्ट्रपति और जेनजी के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत होनी है। कल सुरक्षा की कमान हाथ में लेने के बाद से आधी रात को आर्मी चीफ ने भी जेनजी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और अब की सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार संभालेगा कौन। तो राष्ट्रपति और जेनजी प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत होनी है। कल राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी जो है प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया था, लेकिन अब राष्ट्रपति और जेनजी प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत और इस अनिश्चितता को दूर करने का प्रयास होगा कि नेपाल को एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है, नेतृत्व की आवश्यकता है। नेपाल में पहले ही कल नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, जान का भी नुकसान गया है, सामान का और संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब नए सिरे से फिर नेपाल को उठना पड़ेगा। नेपाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है नहीं और ऊपर से अब प्रदर्शनकारियों ने बहुत बड़ा नुकसान नेपाल को पहुंचाया है। वहां पर तमाम संसाधन तोड़ फोड़ दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फाइल्स सुप्रीम कोर्ट में थी जला दी गई हैं। कई कैदी भाग गए हैं और कैदी जो कि समाज के लिए खतरा होते हैं तभी जेलों में होते हैं, लेकिन अब वो भागकर वापस नेपाल के आम जनजीवन में लौट आए। नेपाल में अब नई सरकार को लेकर इस बीच में बहुत अहम बातचीत, जेनजी प्रतिनिधियों की ये बातचीत होने जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कमान संभालेगा कौन। अब सीधा आपको नेपाल ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आशीष, आज के अभी के हालात तो आप दिखाइए, लेकिन साथ साथ सुगबुगाहट क्या है, कौन संभालेगा कमान? देखिए राजीव, सबसे बड़ी है कि अभी भी आग की लपटें हैं। हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले एक रिपोर्ट भेजी है, उसमें आग की लपटें दिखाई। अब हम जेल पे मौजूद है, जिला कारागार है यहाँ पर, और वहाँ पर बताया गया कि जेल को तोड़ा गया और वहाँ से कई कैदी फरार हो गए। तो ये नेपाल की वो जेल है जहाँ पर हम आए हुए हैं इस समय। तो जिला अदालत है यहाँ की, उसमें आग लगाई गई क्योंकि जहाँ से लोगों को न्याय मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए आग के हवाले कर दिया गया। जो जिला अधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ उसको आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ साथ जो जेल है पास में बनी हुई वहाँ खोल दिया गया, तो कई कैदी यहाँ से फरार हो गए एक तरीके से। तो ये जो तस्वीर है ये आपको दिखा रही होगी, पीछे जो आप देख रहे होंगे ये कारागार है और यही कारागार जहाँ से कल भी पूरी जो हिंसा भड़की, हिंसा हुई, उसके बाद से ही शांति है एकदम। यहाँ पर पूरे नेपाल में आर्मी लगा दी गई है, चारों तरफ सिर्फ आर्मी दिख रही है, कोई भी व्यक्ति ज्यादा नहीं निकल रहा है, क्योंकि भले ही जो हालात हैं उसके हिसाब से अगर देखिए तो एक जो डिस्ट्रिक्ट का एक जिला होता है, जिले का अधिकारी होता है उसका कार्यालय, इसके साथ साथ जिला का जो अदालत होती है वो कार्यालय, जो टैक्स का ऑफिस होता है वो, इसके अलावा जहाँ से रिवेन्यू जनरेट होता है, ये सभी चीजें जला के खाक कर दी गई। तो आप सोचिए कि किस कदर यहाँ पर लोगों को गुस्सा था, किस कदर लोग यहाँ पर रहते थे। वो सभी चीज यहाँ आज भी अभी पत्थर के अवशेष मौजूद हैं, आप देखेंगे अगर तो ये जिला कारागार का वो स्थान है जहाँ पर कल भी प्रदर्शन हुआ और आज भी प्रदर्शन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि क्या होगा आगे नहीं पता है, लेकिन ये तो ज्यादा संभावना है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी उससे लोग काफी ज्यादा परेशान हुए और कहीं ना कहीं जो जो डिस्ट्रिक्ट के जो जिले के जो सरकारी महकमा है, फिर चाहे वो नगर पालिका हो, फिर चाहे जिला अदालत हो, जिला जज हो, या इसके बता अलावा रहे हैं कि जो कोई भी विभाग लोगों ने छोड़ा नहीं और विभाग में रखे हुए कोई भी कागजात छोड़े नहीं, सब जला दिए। काठमांडू से हमारे साथ पंकज दास हमारे संवाददाता जुड़ गए। पंकज, काठमांडू में क्या हलचल है, कौन संभालेगा गद्दी, कौन संभालेगा कमान? राष्ट्रपति जेनजी के किन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले हैं? अभी इस समय कौन संभाले गद्दी, इससे भी ज्यादा काठमांडू का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता दिख रहा है। ये एक बड़ी मतलब अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। और साथ ही सेना जो है दो मोर्चे पर काम करे, एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना और दूसरे वो जेनजी साथ, और दूसरी जो यहाँ पे ग्रुप है जो कुछ यहाँ की सिविल सोसाइटी है उनके साथ में, जो जुडिशरी के लोग हैं उनके साथ में सेना लगातार संवाद बना के और आगे किस तरह से जो शासन व्यवस्था है वो चलाया जाए, इस बात को लेकर वो लगातार बात करे। तो आज दोपहर को जो है उस दिन जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो लोग फेस थे, जिनको सेना जानती है, उन लोगों को बुलाया गया है और राष्ट्रपति के साथ उनकी आमने सामने बातचीत करवाई जाएगी। सेना के जो चीफ है जनरल अशोक राज सिंघेल, वो वहां पर मौजूद रहेंगे उस बातचीत में और एक कोई ना कोई
इसका राजनीतिक हल ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पंकज, जो कि प्रतिनिधियों की बात कर रही तो कईयों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वो मैं आपसे जानूंगा, आपके पास लौटता हूं। लेकिन नेपाल के कौन संभालेगा कमान, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। कई नाम चर्चाओं में है और दो नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इसमें काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का सबसे पहले नाम है। इसके साथ साथ वहां पर आरएसपी के नेता रवि लामिछाने, उनका भी नाम आ रहा है। कल जब हम गामा चल रहा था तो उनके जो सांसद थे उन्होंने इस्तीफा भी साथ साथ में दे दिया। तो बालेंद्र शाह कौन है? वो काठमांडू के मेयर हैं। सड़क, फुटपाथ, इनको लेकर काफी सारे काम। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की इनकी खासियत मानी जाती है। युवाओं के आंदोलन को समर्थन दिया, युवाओं में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है और टाइम के 100 उभरते नेताओं की सूची में भी बालेंद्र शाह को शामिल किया गया, जो कि सिर्फ एक मेयर है। और रवि लामिछाने, ये कौन है? ये पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख इस समय ऑपोजिशन में वहां पर थे, लेकिन 3 साल पहले अपनी पार्टी बनाते और उसके बाद 3 साल में ही वो यहां तक पहुंचते हैं। आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और आंदोलन के समर्थन में ही अपने सांसदों से उन्होंने कहा इस्तीफा दो। तो समर्थन में पार्टी के 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। ये वो प्रमुख चेहरे हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है। लेकिन जो काठमांडू के मेयर वो भी, तो ये 2 प्रमुख नाम है जो इस आंदोलन में चर्चा में आए हैं। इस आंदोलन का जिनका समर्थन रहा है और इनके साथ युवा भी बड़ी संख्या में बताया जाता है कि जुड़े हुए हैं। नेपाल में क्या होगा? भारी अनिश्चितता है और ऐसी स्थिति है, इस पर चर्चा आगे भी होती रहेगी। अब हम आपको नेपाल में कल हुई हिंसा के बाद आज की तस्वीर दिखाते हैं। बर्बादी के निशान अब भी बिखरे हुए हैं। नेपाल के संसद भवन से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। यही वो संसद भवन है जिसको आग के हवाले कल जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था। लेकिन क्या नेपाल में स्थिति अभी भी काबू से बाहर है? इसका जवाब हम आपको इन तस्वीरों से दिखा के देते हैं। इस वक्त नेपाल की आर्मी ने नेपाल की पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया है और इसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिस पे किसी तरह का शक है या फिर जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। आप देखिए किस तरह की तबाही कल यहाँ पे मची है। सारे बैरिकेड्स को निकाल कर फेंका गया। हर वो चीज़ जिसमें नेपाल की सत्ता जुड़ी हुई थी या सत्ता का सिंबल उससे जुड़ा हुआ था, उसको तोड़कर उसके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन निकालकर उसको आग के हवाले करके वो फ्रस्ट्रेशन निकाला गया। यहाँ तक कि आप प्रदर्शनकारियों की नाराज़गी और उनकी प्रिसिशन को समझिए। ठीक ऊपर वहां नेपाल का संसद का नाम लिखा गया था। प्रदर्शनकारी ऊपर गए और संसद के नाम को वहां से उखाड़ा। ये एफर्ट लगाया गया है बाकायदा और पूरी जगह पे आपको सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देगा। और केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उनके खिलाफ जिस तरह के नारेबाजी हमने नेपाल की सड़कों पे जनजी प्रदर्शनकारियों द्वारा सुना, वो अपने आप में गवाह है कि आखिरकार किस तरह का फ्रस्ट्रेशन यहाँ लोगों के अंदर भरा हुआ था। केपी चोर गद्दी छोड़, ये नारे लगातार लगाए जा रहे थे प्रदर्शनकारियों द्वारा। और आप देखिए ये सिक्योरिटी चेक की जगह है जो आग के हवाले की गई है। केपी शर्मा ओली के सरकार के खिलाफ नारे लिखे गए हैं और सत्ता के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी आपको हर जगह लिखी हुई दिखाई देगी। जेनजी प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में भी जमकर बवाल किया था। आज वहां पर कैसी तस्वीर दिखाई दी है, उस पर रिपोर्ट देखिए। इस तरह से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आग लगाया गया। इसके बाद इस वक्त कई सारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और लॉयर्स हैं वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं। उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर केसी है। सागर, आप लॉयर हैं या लॉ स्टूडेंट? लॉ स्टूडेंट है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नेपाल के संसद में आग लगा, वो सरकार का सिंबल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल का ऑफिस आग लगा है। इन तस्वीरों को देख के बतौर लॉ स्टूडेंट आप क्या सोच रहे हैं? ये जायज़ था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भ्रष्टाचारी, बहुत आतंककारी पाल के रखा था, जिसके नतीजे में ये विस्फोटन हुआ। जो हम सुप्रीम कोर्ट को हम एक मंदिर के रूप में लिए थे, उसने मंदिर के पुजारी है ना, वो सब भ्रष्ट आतंककारी हो गया था। तो इस वक्त हम कुछ लॉ स्टूडेंट से बात करके आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से वो देख रहे हैं पूरी स्थिति को। लेकिन ठीक हमारे पीछे
नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है जो आग के हवाले कल प्रदर्शनकारियों ने किया था। ये मोटरसाइकिल्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया, उसमें आग लगाया गया, आगजनी की गई और कई घंटों तक सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के ठीक बाहर ये प्रदर्शन चलता रहा। अलग अलग राय है, खास तौर पे नेपाल के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लीगल कम्युनिटी के लोग हैं उनका, कुछ लोगों का कहना है कि इससे संभवतः थर्ड पार्टी एलिमेंट्स ने एंट्री मारी थी इस प्रदर्शन के अंदर, जिसकी वजह से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट किया गया। और इसके साथ साथ उनका मानना है कि जिस तरह से अब आर्मी ग्राउंड पे है तो संभवतः आर्मी कंट्रोल कर पाएगी सिचुएशन को, और जगह जगह इस तरह की गाड़ियां आपको दिखाई देंगी इस वक्त नेपाल की सड़कों पे जाते हुए, जो ये मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है कि अब किसी तरह से नेपाल के सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ नेपालगंज से लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, प्रमुख जगहों को जला दिया गया है, अब स्थिति आप बता रहे हैं कि थोड़ी सी नियंत्रित में है। सेना का क्या रोल इस समय चल रहा है नेपाल में? बिल्कुल आशीष, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो सेना के रोल के बारे में बताएं, क्योंकि जब प्रदर्शन चल रहे थे तो कुछ कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन अभी इस समय सेना का क्या रोल दिख रहा है? राजीव, सबसे बड़ी बात है कि अब नेपाल की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करेंगे तो कई लोग बाहर निकले हैं और अपना जनजीवन सुचारू करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पर जो जिला वो है अधिकारी का आवास है, जिला अधिकारी का कार्यालय है, जहाँ पर लोग सुबह आते थे, उसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। ईंट पत्थरबाजी हुई थी और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस कदर यहाँ पर पूरी अराजकता फैली थी, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। अब ये बंद है। देखिए, ये जो जिला कार्यालय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंदर से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इसके अंदर जो हालात है वो दिखा रहे हैं कि किस कदर आग लगाई गई, आगजनी की गई और पूरे कार्यालय को नष्ट कर दिया गया, कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया गया। और अब लोग यहाँ पर कल हजारों की तादाद में थे। आज जितने भी सरकारी कार्यालय थे, क्योंकि गुस्सा लोगों का सरकार के साथ था, सरकार की उन कार्यशैली पर था, फिर चाहे वो नगर पालिका हो या जिला अधिकारी का हो या जिला जज हो या इनकम या टैक्स विभाग हो या इसके अलावा जो भी विभाग हैं, उन सभी पर ये हालात थे। और इन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं इस चीजों को देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये सभी चीजें पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई हैं। नेपाल में इस समय सिर्फ और सिर्फ आर्मी है और यहाँ के लोग जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त चाहते थे। यही वजह है कि वो कहते थे कि सरकार इस्तीफा दे, और तख्ता पलट हुआ भी, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार से परेशान थे। यहाँ चाहते थे सरकार में जो अराजकता है वो कम हो, क्योंकि नेपोटिज्म के खिलाफ पूरी तरीके से सभी खड़े हुए थे। और हालात अब थोड़े स्थिर है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि बातचीत करके लोग वापस पटरी पर लौटें। लेकिन जो भयावह स्थिति हुई है उसको अभी संभलने में कई महीने नेपाल को निसंदेह इसमें बहुत समय लगेगा। आर्थिक ताकत जो है पहले ही बहुत कमजोर नेपाल की रही है और अब कल इन प्रदर्शनों से और ज्यादा कमजोर हो गई है। हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। नेपाल पूरी तरह से सुलगा जला है। आपने तो कई देशों में ऐसी तस्वीर देखी होगी, लेकिन अब नेपाल में भी ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जहां संसद जला दी गई, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, वहां के मंत्रियों के घर जला दिए गए और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी, उनको भी जला दिया गया और उनकी भी मौत हो गई। ये संसद की तस्वीरें हुए, सुलगते हुए संसद की तस्वीर और बाहर प्रांगण में ये लोगों की भीड़ आप देखिए। क्या बिल्डिंग की गलती हो सकती है? स्वाभाविक नहीं। उस बिल्डिंग में बैठे हुए लोग जो रूल कर रहे थे, जो नीतियां पॉलिसी बना रहे थे या भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनकी गलती थी। लेकिन नेपाल के लोगों को एक जो है उस इमारत को भी उन्होंने जला दिया, उसमें रखे हुए तमाम साजो सामान को भी उन्होंने पूरी तरह से जला दिया। नेपाल में अब तख्ता पलट दिखाई दिया। बीते 17 सालों में 15 तो वहां प्रधानमंत्री बदल गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से नेपाल गुजरा है। राजशाही से लोकतंत्र की तरफ कदम तो बढ़ाया था, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरफ आगे बढ़ा है जहां धुआं ही धुआं दिखाई दिया है। तो आपने नेपालगंज का हाल देखा, आपने काठमांडू का हाल भी देखा, लेकिन अब आपको बीरगंज की तस्वीरें दिखाते हैं। कल बीरगंज में भी जमकर बवाल हुआ और हमारे संवाददाता रोहित वहां पर मौजूद है।
इस वक्त हम बीरगंज के घंटा घर इलाके में मौजूद हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार हिंसा देखने को मिल रही थी। और घंटा घर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कल रात से ही नेपाल आर्मी ने जो है यहां पर इस इलाके का जो है पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। और आप देख सकते हैं नेपाल आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार इस इलाके की गश्ती कर रहे हैं। और आप इस तक पीछे देखिए, ये देखिए कल ये पूरा इलाका जो है किस तरीके से यहाँ आगजनी हुई थी। पूरा इलाका जो है वो धू धू करके जल रहा था। और उसकी तस्वीर अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो दिख रहा है कि किस तरीके से बवाल यहाँ पर मचा हुआ था। और आप पीछे देखिए किस तरीके से आर्मी के जो जवान हैं लगातार इस पूरे इलाके में गश्ती कर रहे हैं। और रह रहकर जो है बीरगंज में जो है 2 दिनों में पूरा बवाल जो मचा है, जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन, उसके बाद भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए जो पूरा एक आंदोलन चलाया है पिछले 2 दिनों में, जिसके नतीजा ये निकला कि काठमांडू में भी कई प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, कई नेताओं। और आज बीरगंज में जेल तोड़ने की भी कोशिश हुई, तो उधर कोटेश्वर के सुपरमार्केट के बाहर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई। आरोप है कि जेनजी प्रदर्शनकारियों ने उनकी आड़ में उपद्रवी तत्व यहां घुसने की कोशिश करते हुए दिखाई दी। तो ये कुछ तस्वीरें नेपाल में अलग अलग हिस्सों की कि कैसे अब जेनजी की आड़ में यहां उपद्रवी तत्व भी घुस रहे हैं, तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं। सुपरमार्केट के बाहर भी तोड़फोड़ की गई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई और जेल तोड़ने की तो अलग अलग हिस्सों से घटनाएं आई ही सामने। जी ने कल ही बोल दिया कि हम लोग का प्रदर्शन जीत हो चुका है, इसको रोका जाए। अब वार्ता, आज नेपाली सेना ने वार्ता को आह्वान किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वक्तव्य में। अब अभी आज इसका पहल हो रहा है, लेकिन अब इसमें जेएनजी काठमांडू में सफाई अभियान कर रहा है। लेकिन अब जेएनजी के नाम पे कुछ घुसपैठी लोग, कोई गलत तत्व लोग कि अब लूटपाट के नज़र से अब लूटपाट शुरू हो गया है। व्यक्तिगत दुश्मनी किससे है वहाँ शुरू हो गया है। इससे अभी स्थिति बहुत तनाव है। अब इसको कहा नहीं जा सकता। नया नया मोटरसाइकिल से शोरूम तोड़कर निकाला जा रहा है, भाट भटनी को तोड़ दिया गया है। और व्यक्तिगत राजनीतिक दल के नेता पे तो लोग आक्रोशित थे। अब उसके छोड़कर व्यक्तिगत आपका मेरा कैसे दुश्मनी है, उन लोगों को घर को टारगेट बनाकर तोड़ा जा रहा है। गलत तत्व का प्रवेश हो गया है। गलत तत्व नेपाल में हावी हो रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं। नेपाल में बवाल हो रहा है और भारत की सीमा पर इससे अलर्ट है। नेपाल की सीमा देश के 4 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक मिली है। नेपाल में बवाल की आड़ में उपद्रवी भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी शांति भंग कर सकते हैं, लिहाजा सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा में लगे हुए जवानों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारत नेपाल सीमा चूंकि 4 जगहों पर मिलती है, तो ऐसे में वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा देखने को मिल रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। लगभग 1751 किलोमीटर की लंबाई है भारत नेपाल सीमा की। और जिन जिन प्रदेशों से उसमें जो जुड़ती है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और इन राज्यों से सीमा सटी हुई है। Several violent incidents have been reported from the other side of the border, but as of now there have been no disturbances along the international border or on the Indian side of the border. However, we are alert. We have increased our manpower in this area. Additional forces have been deployed from the police headquarters. In addition, we have also geared up our intelligence machinery to keep a watch over the situation. And as you know, SSB is the border guarding force in this area, so we are working in close coordination with the SSB.